हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका 15 डेज की टीचिंग एप्टीट्यूड मास्टरी सीरीज में। और आज है हमारा लेक्चर 3। आज लेक्चर 3 में हम कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के विषय में पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा जो यूनिट 2 है जिसको हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक भी आपने जो इससे पहले के 2 लेक्चर्स हैं जो कि आपके शिक्षण से संबंधित थे वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। देखिए, ये जो 15 डेज सीरीज हम चला रहे हैं ना, हमारी कोशिश ये है कि आप हमारे साथ साथ इस कोर्स को कवर करें और इन 15 दिनों में आप टीचिंग एप्टीट्यूड के ये जो बेसिक सिलेबस है इसको कंप्लीटली अच्छे से कवर कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फिर यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जो कि है आपका कम्युनिकेशन, जिसे हम कहते हैं संप्रेषण। अब कम्युनिकेशन में देखेंगे, यहाँ जहां भी हम कम्युनिकेशन की बात करें, हालांकि टाइप्स हम सभी तरह के पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान में आप ये रखिएगा कि आपको यहाँ क्लासरूम कम्युनिकेशन या एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में हम किस तरह से कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है। तो देखिए, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं या संदेशों को भेजना। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, मैं भी इस समय क्या कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ। आपको क्या कर रही हूँ, इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रही हूँ और बोलकर ये सब चीजें समझाते हुए आप इसको रिसीव कर रहे हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। तो कभी भी हम कोई फैक्ट, कोई इंफॉर्मेशन, कोई हमारी जानकारी या अपने इमोशंस किसी भी तरीके से अगर हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, वो क्या है, आपका कम्युनिकेशन है, उसी को हम संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण के बारे में अगर ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वर्ड अगर आपसे पूछ लेता है तो देखिए, एक तो है आपका लैटिन वर्ड की आया है, किससे, कम्युनिकेयर से। ठीक है, कम्युनिकेयर से आया है जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, वहां से आपका कम्युनिकेशन निकला। इसका मतलब क्या होता है, टू मेक कॉमन। ठीक है, आम बनाना। और दूसरा है आपका, एक और तरह से भी हम इसे देख सकते हैं, कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि ये एक और लैटिन भाषा के शब्द कम्युनी या फिर इंग्लिश में कम्युनिस्ट नाम से भी आप इसे समझ सकते हैं। कई जगह आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। आपका पिछले वाले लेक्चर स्क्रीनिंग के एग्जाम में वैल्यू वर्ड पूछ रखा था कि वैल्यू वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तो इसीलिए आप ये छोटी छोटी चीजों को भी जरूर ध्यान में रखते हुए चले, आपका एमसीक्यू बन सकता है। तो यहाँ पर ये आपको कम्युनिकेयर से भी मिलेगा, अगर ऑप्शन में जैसा दिया है ना उसके हिसाब से आप चेक करेंगे। कई जगह कम्युनिस्ट भी होता है। हिंदी में अगर हम देखें तो संप्रेषण का मतलब आप अगर तोड़ेंगे तो सम का मतलब है भली प्रकार से, अच्छी तरीके से, और प्रेषण मतलब भेजना। तो संप्रेषण क्या हो गया, जब अपनी बात आप अच्छी तरीके से दूसरे तक पहुंचा रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन। अब देखेंगे एलिमेंट्स, तत्व क्या होते हैं आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस के। तो देखो, यहाँ पर टोटल आपको 7 मेजर एलिमेंट्स दिख रहे होंगे। हालांकि एक 8वां एलिमेंट भी होता है, उसको हम अभी बाद में इसकी चर्चा करेंगे। पहले हम इन 7 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ 7 एलिमेंट्स में से सबसे पहला एलिमेंट होता है सेंडर। ठीक है, सेंडर यानी कि जिसको कम्युनिकेट करना है, यानी मैं, यहाँ पर मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ। मुझे क्या करना है, आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो मैं यहाँ पर क्या हो गई, सेंडर हो गई। यानी कि यहाँ पर क्या हो गए, जानकारी देने वाला। ठीक है, वो सेंडर है। फिर आता है आपका मैसेज। अब जो इंफॉर्मेशन, जो कंटेंट मुझे आप तक पहुंचाना है वो मेरा मैसेज है। अब इस मैसेज की मैं क्या करूंगी, एनकोडिंग करूंगी। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एज अ टीचर, मैं यहाँ सेंडर हूँ। ठीक है, मैसेज मतलब मैंने सोचा आज मुझे कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ाना है। अब ये टॉपिक पढ़ाना कैसे, उसको मुझे अच्छी तरीके से आपको बताना पड़ेगा, उसे अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, टीचिंग पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, तभी तो मैं आप तक इसे सही तरीके से पहुंचा पाऊंगी। तो ये जो मैसेज को मैं ढंग से, ताकि सामने वाला जो है उसे समझ सके, इस तरीके से जो मैं उसे बना रही हूं वो क्या है, एनकोडिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग। एनकोडिंग के बाद अब ये जाएगा थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल, माध्यम, यानी कि कोई मीडियम होगा जिसके थ्रू ये जाएगा। जैसे अभी हम किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन चैनल। किस तक पहुंच रही है, रिसीवर, प्राप्तकर्ता। कौन है, आप। ठीक है, आप क्या है यहाँ पर, रिसीवर। अब आप इसे क्या करेंगे, अब जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूं आप उसको समझेंगे। ठीक है, आप उसको डिकोड कर रहे हैं, आप जो मैसेज में यहाँ पे, जो कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया उसको आप समझ रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसकी डिकोडिंग कर रहे हैं उस मैसेज की। और डिकोडिंग के बाद आप भेजेंगे हमको फीडबैक। ठीक है, फीडबैक क्या है, आपको अच्छा लग रहा है, जैसे कि आपके कमेंट्स के थ्रू हमको पता चल रहा है, जो फर्स्ट लेक्चर भी हमारा गया उसमें आपके अच्छे कमेंट्स थे और
आपका फीडबैक हमें मिलता रहे इस सीरीज के बारे में, इसीलिए हम एक Q&A सेशन भी रखने वाले हैं सैटरडेज को, जिससे कि हमें पता चले कि ये जो हमारा प्रयास है वो सफल हो भी रहा है या नहीं। ध्यान रखेंगे, फीडबैक के अभाव में कभी भी कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता। ठीक है, कम्युनिकेशन पूरा होने के लिए फीडबैक आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मुझे पता ही ना चले आपकी तरफ से कि आपको जो मैं ये पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा, या कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी मुझे अगर इस बात का पता ही ना चले, तो ये वन वे हो जाएगा। फिर तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया, बस मैंने अपनी तरफ से आपको दे दिया, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको समझ में आए या ना आए, ये वन वे है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम भी रेज कर रहे हैं और हम उसको रिप्लाई करते हैं, हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पर इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं, तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, टीचिंग प्रोसेस में भी यही होता है। क्लासरूम के परिवेश में भी इसको समझ लेते हैं। शिक्षक क्या है? सेंडर है। यहाँ पर उसने क्या किया, जो कंटेंट वो पढ़ा रहा है वो मैसेज होता है, उसे जो भी पढ़ाना है उसकी एनकोडिंग वो प्रॉपर्ली करता है, किस तरीके से, किस विधि से मैं उसे पढ़ाऊंगा, क्या क्या नोट्स में लिखवाऊंगी, क्या क्या क्वेश्चंस उस पे से अराइज करवाएंगे, तो एनकोडिंग हुई। कम्युनिकेशन चैनल क्या हुआ? डिफरेंट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे आमने सामने बैठकर पढ़ाई हो रही है तो कम्युनिकेशन चैनल वर्बल, आपके वर्ड्स है, डायरेक्टली ही बच्चे से बात कर रहे हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कम्युनिकेशन चैनल कुछ भी हो सकता है। अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज के थ्रू कर रहे हैं तो आपने मान लीजिए जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो पोस्ट किए हैं या आजकल ईमेल्स के थ्रू भेजे हैं, तो ये सब क्या है? कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। फिर इसके बाद रिसीवर कौन है? यहाँ पर स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या करेगा? उस मैसेज को डिकोड करेगा, यानी कि समझेगा, समझने की कोशिश करेगा। अगर उसने भली तरीके से समझ लिया है, फीडबैक ये उसे, फिर इसके बाद पृष्ठ पोषण किसको देगा? टीचर को। फीडबैक के फायदे ये होते हैं, एक तो कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है और टीचर को ये पता चलता है कि जिस मायने में उसने उस संदेश को भेजा था वो उसी तरीके से रिसीवर ने समझा है। अगर किसी गलत तरीके में या गलत अर्थों में उसे समझ लिया है तो फिर वो कम्युनिकेशन नहीं, मिस कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो फीडबैक जो है, एक और चीज ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन जो है ये किसी दूसरे एग्जाम में, ठीक है, लेक्चर्स के नहीं, एक बार आए हुए हैं कि फीडबैक जो है उसमें आपका रिसीवर ही क्या हो जाता है? फिर एनकोडर हो जाता है। कैसे एनकोडर हो गया भाई? रिसीवर ने यहाँ डिकोड किया मैसेज, मान लीजिए इसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसे समझ में नहीं आए कोई बात, तो अब ये क्या करेगा? इस बात को इसे पहुंचाना है या सेंडर तक, टीचर तक पहुंचाना है ना, तो अब इसे भी तो मैसेज बनाना पड़ेगा कि मुझे क्या चीज समझ में नहीं आई, तो अब क्या कर रहा है? रिसीवर यहाँ एनकोडर हो गया। ठीक है, फीडबैक के टाइम पे, फीडबैक के टाइम पे वैसे यहाँ पर रिसीवर क्या कर रहा है? डिकोडिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब बात कर लेते हैं इस 8वें तत्व की। ये जो 8वां तत्व है कम्युनिकेशन चैनल में, पूरा कम्युनिकेशन साइकिल में, वो है नॉइज। ठीक है, नॉइज का मतलब लिटरली शोर मत समझना, नॉइज या शोर का मतलब है इस पूरे कम्युनिकेशन के साइकिल में अगर किसी भी तरह का बैरियर आया, ठीक है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अराइज हुई जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन ठीक से ना हो पाए, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए या इसने जो समझा वो गलत समझ लिया है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉइज। नॉइज क्या करती है? कम्युनिकेशन चैनल में इस तरीके के कोई व्यवधान डाल देती है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन सही अर्थों में नहीं हो पाता। ठीक, ये तो आपके तत्व थे। अब एक बार बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स की, मतलब टाइप्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स। अब देखो यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं? वर्बल यानी शाब्दिक संचार हो सकता है और नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक संचार हो सकता है। शाब्दिक संचार का मतलब है कि हम वर्ड्स का, अक्षरों का, ठीक है, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इस समय जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, मैं शब्दों में, भाषा में आपको कोई चीज सिखा रही हूँ, कोई चीज बता रही हूँ, लिखा हुआ भी जो है वो प्रॉपर शब्दों में लिखा हुआ है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर वर्बली ट्रांसमिट होता है बाय वर्ड ऑफ माउथ और अ पीस ऑफ राइटिंग। या तो क्या है, जो मैं बोल रही हूँ वो भी वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, या यहाँ पर जो लिखा है वो भी वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ठीक है, मौखिक संचार में क्या क्या हो जाएगा? मौखिक संचार में मैं संकेतों का, प्रतीकों का, भाषा का, इन सब का यूज कर रही हूँ। ठीक है, शब्दावली, व्याख्यान, व्याकरण, लेखन शैली, सटीकता, ये सारी चीजें इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। रिटन में क्या है? रिटन में हम साइन सिंबल्स यूज करते हैं, जो अक्षर वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर फर्क किसका पड़ता है? वोकेबुलरी, ग्रामर, राइटिंग, इन सब चीजों का भी यहाँ पर फर्क पड़ता है। हमने लैंग्वेज को कितना क्लियरली यहाँ पर यूज किया है, हमारी राइटिंग स्टाइल कैसी है, ये सारी चीजें आपकी क्या आ जाएंगी? लिखित संचार में आ जाएंगी। ओरल में हमने क्या क्या देखा? स्पोकन वर्ड्स हैं, ठीक है, स्पोकन वर्ड्स हैं, बोल रहे हैं हम, और यहाँ पर मेरे बोलने की जो
वॉल्यूम है, या फिर जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वो चीजें क्या हो जाएंगी, स्पीड, किस स्पीड में बोल रही हूँ, प्रॉपरली स्पष्ट बोल रही है या नहीं, ये सारी चीजें ओरल कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, ये सब आपके फेस टू फेस में भी आ सकते हैं, टेलीफोन पे अगर आप बात कर रहे हो, कंप्यूटर पे अगर आप लैपटॉप के थ्रू अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, तो वहां पर तेजी से बोलना, अगर ऐसे या फिर कई बार टीचर जोर से बोल रही होती है ना, तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि टीचर गुस्से में, तो उससे भी बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट होती है ना। तो यहाँ पर हर चीज, आपके बोलने की स्पीड, आपके बोलने की पिच, वॉल्यूम, सब चीज इसे इन्फ्लुएंस करती है। गैर मौखिक संचार या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा। अब शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा तो क्या है, वर्डलेस मैसेजेस हैं। ठीक है, वर्डलेस मैसेजेस कैसे मिलेंगे, जेस्टर, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन, अपीयरेंस, किस तरीके की हम अपीयरेंस है हमारी, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, हाव भाव, इशारे, फेस पे हम क्या वो लेकर आ रहे हैं। और कोई चीज, जैसे कि मैंने कहा ना, अगर हम जोर से बोल रहे हैं तो कुछ चीज एक्सप्रेस हो रही है, और हम धीरे बोल रहे हैं तो कोई चीज एक्सप्रेस हो रही है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। ठीक है, साउंड, वॉइस टोन, सब कुछ इसमें आ जाएगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, पर्पस और स्टाइल के बेसिस पर दो टाइप के आपके कम्युनिकेशन, पहला है आपका फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में टीचर को लीव लेनी है, तो वो एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिख के दे रही है, फॉर्मल है। ठीक है, फॉर्मल यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपका एक फॉर्मेट दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी एप्लीकेशन लिखोगे। सर, रिस्पेक्टेड सर, थैंक यू वगैरह, वो सारी चीजें यूज होती है। इसमें आप भाषा का आपको चुनाव बहुत अच्छा करना होता है, आप गाली या फिर कोई खराब लैंग्वेज यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर ही रहना है। तो ये है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर हम इनफॉर्मल की बात करें, तो आपस में आप फ्रेंड से जैसे बात कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा से जैसे बात कर रहे हैं, वहां पर क्या है, सब चीज चलती है, आपने कुछ भी बोल दिया किसी को भी, ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा, यहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। तो ये आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आएंगे व्यक्तिक संप्रेषण और सामूहिक संप्रेषण। सिंपली है, व्यक्तिक संप्रेषण मतलब अगर शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षा देता है, ठीक है, शिक्षक क्या कर रहा है, अगर एक एक बच्चे के पास जाकर वहां पर कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर टीचर एक साथ पूरी क्लास में बिठाकर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो वो सामूहिक संप्रेषण हो जाएगा, कोई बात जो है बहुत सारे छात्रों को एक साथ दी जा रही है। अच्छा, एक चीज और देखेंगे, एक आपका मास कम्युनिकेशन भी होता है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन, यहाँ पर सेंडर तो एक है, लेकिन जो आपके सुनने वाले हैं या ऑडियंस है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका मास कम्युनिकेशन। जैसे न्यूज़पेपर्स के थ्रू कोई न्यूज अगर सरकार को पहुंचानी है, तो वो क्या है, न्यूज़पेपर्स में उन्होंने निकलवा दिया। आजकल तो खैर उनकी वेबसाइट्स होती है, उसमें भी वो पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन पहले से अगर हम देखें तो रेडियो पे कुछ अनाउंस करवा दिया, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है, तो क्या होगा, रेडियो पे अनाउंस करा सकते हो, टीवी पे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, मास कम्युनिकेशन होती है। अब बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, बिजनेस में यहाँ पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, अगर हम स्कूल या फिर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर देखोगे एक तो होता है इंटरनल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल यानी कि आंतरिक संप्रेषण, एक्सटर्नल मतलब बाह्य संप्रेषण। इंटरनल कम्युनिकेशन में आ जाएगा जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बातें हो रही हैं, स्कूल के अंदर ही एक दूसरे से जब लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन। जब स्कूल किसी बाहर के लोगों के साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन फिर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में टाइप्स आपके आ जाते हैं, लेटरल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और ग्रेपवाइन। ये डायरेक्शन के बेसिस पर भी हुआ, अभी हम देख लेते हैं। लेटरल मतलब ऐसे, ठीक है, अब ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, अपवर्ड हो सकता है और डाउनवर्ड हो सकता है। ठीक है, अपवर्ड कब होगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर एक टीचर को अपने प्रिंसिपल को, ठीक है, प्रिंसिपल को कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो ये कैसा कम्युनिकेशन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। आप अपने सुपीरियर से बात कर रहे हो, जो आपसे बड़ी पोस्ट में है उससे बात कर रहे हो, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, यहां पर टीचर से प्रिंसिपल को अगर बात हो रही है। अगर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें, अगर प्रिंसिपल कोई ऑर्डर निकाले, ठीक है, और ये कहे कि स्टाफ में सभी टीचर्स को ये ऑर्डर दे दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा,
डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को, जो उससे पोस्ट में जहां पर जो लोग नीचे हैं, जिनसे उसे काम करवाना है, उनको अगर कोई ऑर्डर पास ऑन कर रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फिर हॉरिजॉन्टल में होता है ऐसे। ठीक है, इसका मतलब ए और बी दोनों एक ही पोस्ट पर है तो ये सेम लेवल पे हो गए। अब इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या है आपका हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज कहेंगे इसे। ठीक है, क्षैतिज। डायगोनल में क्या हो गया, मान लो ए है, ए के नीचे एक सबऑर्डिनेट काम करता है सी और बी के नीचे भी एक सबऑर्डिनेट काम करता है डी, लेकिन ए बात कर रहा है इसके सबऑर्डिनेट से। ठीक है, तो ये क्या हो गया डायगोनल, तिर्यक, तिर्यक जो है कम्युनिकेशन हुआ। और ग्रेपवाइन में हो गया सब एक दूसरे से बात कर रहे। ठीक है, सब एक दूसरे से बात कर रहे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, ये भी आपस में बात कर रहे हैं। एक ही बात अगर ऑफिस में कुछ हुई और वो फैल गई बिल्कुल आग की तरह, वो क्या हो गया ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन क्यों कहते हैं, ग्रेप अंगूर की लता बोलते हैं हिंदी में। सारे ग्रेप्स के जो अंगूर के गुच्छे होते हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ना, एक से दूसरे को, दूसरे से दूसरे को जो है इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है। अच्छा, ग्रेपवाइन इनफॉर्मल, ठीक है, एक तरह का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों के साथ जब बातचीत हो रही है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आप क्या है, मान लो पेरेंट्स को कुछ कम्युनिकेट करना है या कम्युनिटी को कुछ आपको कम्युनिकेट करना है, या बाहर से आपका कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में भी क्या होता है, फर्नीचर आ रहा है या कोई और चीज सामान आ रही है, उसके लिए आपको उनसे वेंडर्स वगैरह से बातचीत करनी है, वो सब क्या हो गया आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं, अधोगामी जो हमने आपका अधोगामी और उधर्वगामी, अधोगामी ऐसे देखा था हमने, उधर्वगामी ऐसे देखा था, लेटरल वाला आ गया, लेटरल के दोनों पार्ट हो गए अपवर्ड डाउनवर्ड, समतल में आपका हॉरिजॉन्टल आ गया, तिर्यक में ऐसे डायगोनल देखा था हमने, और सर्वदिशार्शिक मतलब दिशात्मक या फिर अंगुलता भी जिसे कहते हैं, ये आपका ग्रेपवाइन वाला हुआ। अब देखिए कम्युनिकेशन के हमने ये सारे टाइप्स देखे, अब हम चेक करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बैरियर्स। कम्युनिकेशन देखिए खराब भी हो सकता है अगर उसमें कुछ बाधाएं आ जाए, तो किस किस तरह की बाधाएं किसी कम्युनिकेशन चैनल में आ सकती हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए इसमें है आपका सबसे पहले फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर यानी कि यहाँ पर क्या है, कोई ऐसी चीज जो आपके कम्युनिकेशन चैनल में फिजिकली प्रेजेंट है और उसको क्या कर रही है, खराब कर रही है। इसमें क्या आ सकता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, जो आपका प्राप्त करता है और जैसे जो सेंडर है वो इतनी दूर दूर खड़े हैं, इतना दूर है कि वहां तक आपकी आवाज नहीं जा रही, आप कोई मैसेज देना चाहते तो वो सही से उसे समझ नहीं पा रहे, तो वो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं नॉइज है, एनवायरमेंट फैक्टर, कोई बहुत बड़ी वॉल है उसके आर पार आपको बात करनी है, तो ये सब क्या है, पुअर विजिबिलिटी, आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है। ठीक है, जो भी उस सामने वाला कह रहा है, कोई इशारे से भी कोई बात कर रहा है, तो वो क्या हो गया, यहाँ पर पुअर विजिबिलिटी के कारण उसने देखा ही नहीं। ये सब क्या हुए, फिजिकल बैरियर। पर्सनल बैरियर में क्या आ सकते हैं, पर्सनल बैरियर मतलब आपने किसी के प्रति कोई अवधारणा बना रखी है, आपने पहले से ही सोच रखा है कि आपको सामने वाले पे भरोसा नहीं है, क्रेडिबिलिटी गैप कहते हैं इसे। क्रेडिबिलिटी गैप कहने का मतलब है आपको सामने वाले पे भरोसा नहीं है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो कुछ भी कह सकता है, आपको भरोसा ही नहीं है कि ये इसकी बात सच भी होगी, आप ये सोचते हो, तो ये पर्सनल बैरियर हो गया एक तरीके का। ठीक है, ये हमें कब देखने को मिलता है, किसी की कथनी और करनी में जब हमें अंतर देखने को मिले कि कह तो वो कुछ रहा है लेकिन असली जीवन में करता वो कुछ और ही है, तो ऑब्वियसली उसकी बात का विश्वास तो किया नहीं जा सकता, तो यहाँ पर क्या आ सकते हैं, पर्सनल बैरियर आ सकते हैं। सिमेंटिक्स और लैंग्वेज बैरियर। सिमेंटिक का मतलब होता है, सिमेंटिक का मतलब है साइंस ऑफ मीनिंग। ठीक है, शब्दों का जो अर्थ होता है ना उसका विज्ञान। तो सिमेंटिक या लैंग्वेज बैरियर में ये होता है कि एक ही शब्द के दो या दो से ज्यादा अर्थ भी हो सकते हैं। आपने किसी मायने में कहा, सामने वाले ने उसे किसी और ही मतलब का समझ लिया, तो इस केस में क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन खराब हो सकता है। ठीक है, आप कह कुछ रहे थे, सामने वाले ने उसका उस शब्द का, एक ही शब्द का अर्थ भी अलग भी हो सकता है, उसने कुछ और ही मीनिंग निकाल लिया, तो उसने आपकी बात ऑब्वियसली ठीक से समझी ही नहीं, तो ये बैरियर आ सकते हैं। या लैंग्वेज बैरियर आ सकते हैं, भाई आपको दूसरे की भाषा ही समझ में नहीं आती, बोल तो दोनों रहे लेकिन भाषा जब समझ में नहीं आएगी तो फिर कैसे समझोगे उसको, तो ये बैरियर हो सकते हैं। स्टेटस बैरियर हो सकते हैं। स्टेटस बैरियर, आपके पद अलग अलग है ना, वहां पे बैरियर होते हैं। कैसे बैरियर होते हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जो सुपीरियर्स होते हैं ना, हर चीज सबऑर्डिनेट्स को बतानी जरूरी नहीं होती, ऐसा माना जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा है कि भाई ऊपर लेवल पे क्या चल रहा है, सब चीज नीचे एम्प्लॉइज को बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं, तो यहाँ पर ये बैरियर होता है कि पूरा कम्युनिकेशन नहीं हुआ, असली स्थिति समझ में नहीं आई। या फिर कभी कभी सबऑर्डिनेट भी ये करते हैं, कोई काम दिया गया था उनसे हुआ नहीं, अब उन्होंने छुपाने के लिए कुछ झूठ बोल दिया, कुछ गलत डेटा दिखा दिया, तो ये क्या हो गई, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ही गलत दे रहे हो,
तो अगेन ये मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, कम्युनिकेशन यहाँ पे सही नहीं हुआ। तो ये किस में होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। फिर देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर, वैसे इसमें आपका ये भी आ जाता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट भी आ जाता है। इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे ना, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है, टॉप लेवल पे कोई बैठा है, फिर उसके बाद दूसरा, आजकल तो जैसे कि प्रिंसिपल होते हैं, फिर कोऑर्डिनेटर होते हैं, फिर टीचर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ही 3 लेयर बन गई। तो अब यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल जो है उसने कोई इन्फॉर्मेशन दी, कोऑर्डिनेटर ने उसे कुछ मायनों में समझा, अपने हिसाब से कुछ उसने टीचर्स को समझाया, ठीक है। नीचे आते आते कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाता है, जो असली मैसेज था उसमें उन्होंने ठीक से समझा ही नहीं उसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से जो संगठन की संरचना है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये तो फिर भी हम 3 ही लेवल की बात कर रहे हैं, अगर और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे तो वहां पे कई सारे लेवल्स होते हैं, तो नीचे तक पहुंचते पहुंचते इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं अपना मतलब खो देती है, या फिर कुछ और का और ही बन जाता है कि हमें तो ये समझ में आ रहा है। तो ये भी क्या होता है, स्ट्रक्चर बैरियर होता है। बैरियर ड्यू टू इनएडिक्वेट अटेंशन, आप दूसरे की बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे, क्लासरूम में तो अक्सर देखने को मिलता है, आप पढ़ा रहे हो, कुछ बच्चे हैं जो आपकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो क्या ही समझ में आएगा उनको, तो इस केस में कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ, आप जो पढ़ाना चाहते थे बच्चे ने तो समझा ही नहीं ना, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है। फिर है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, आपने पहले से ही अनुमान लगा लिया, मूल्यांकन कर लिया कि सामने वाला क्या कह रहा है, कुछ उसने मुझे बोलना शुरू किया, मैंने कहा भाई मुझे पता है, मैंने पहले ही बोल दिया, या उसकी बात सुन भी रही हूँ तब भी मैंने अपने दिमाग में धारणा बना ली है कि नहीं भाई मुझे पता है ये तो ये ऐसी बात करेगा, कह रहा है वो कुछ, लेकिन मैंने अपने मन में कुछ और ही सोच लिया। तो ये प्री मैच्योर इवैल्यूएशन जो है, इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाता है। इमोशनल एटीट्यूड, सामने वाला किस भाव से कह रहा है, मैं किस भाव से समझ रही हूँ उसको, ये इमोशनल एटीट्यूड का डिफरेंस भी कभी कभी क्या हो जाता है, बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब कोई हमसे कुछ कह भी रहा है लेकिन हम बिल्कुल एडमेंट है, हम बने हुए कि हम नहीं चेंज होंगे, हम परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कि अक्सर हमारे बड़े होते हैं, हम उन्हें कभी कभी कुछ चीजें समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं आज के टाइम पे ये सब नहीं चलता, वो नहीं मानना चाहते क्योंकि वो कुछ कस्टम्स फॉलो करते हुए आए, कह रहे हम तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है, कुछ सुपरस्टिशंस उन्होंने बिलीव कर रखे हैं और वो उन्हीं को अभी तक मानते हैं। आप उनके अंदर एक रेजिस्टेंस है, वो आपकी बात सुनेंगे भी नहीं, चाहे आप कितने भी लॉजिकल क्यों ना हो, क्यों, क्योंकि उनको वो चीज माननी है, वो परिवर्तित हो ही नहीं सकते। तो इस केस में भी कम्युनिकेशन, आप कुछ भी कहते रहो वो मानने वाले हैं नहीं, कम्युनिकेशन अधूरा रह जाएगा। फिर बैरियर्स ड्यू टू लैक ऑफ नेचुरल ट्रस्ट, अगर मैं किसी पर भरोसा ही नहीं करती हूं तो वो कुछ भी बात कह ले, मैं उसकी बात को नहीं मानूंगी। तो ये सारे क्या है, कुछ आपके बैरियर्स है जो कम्युनिकेशन में होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के 7 C's होते हैं, इनको चेक करते हैं कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन से 7 C's हमें फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला है इसमें करेक्टनेस, करेक्टनेस का मतलब है स्पष्ट होना चाहिए या शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, शुद्धता, यानी कि शुद्धता कैसे होनी चाहिए, जो मैसेज है उसकी भाषा सही होनी चाहिए, जो लेवल है भाषा का वो सही होना चाहिए, ठीक है, जो अंक अगर या डेटा अगर आप कोई प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो डेटा करेक्ट हो, इनकरेक्ट डेटा नहीं देना है। तो जो इन्फॉर्मेशन या मैसेज दिया जा रहा है वो कितना सही है, कितना सटीक है, ठीक है, वो चीज क्या है, करेक्टनेस। जब करेक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे तभी तो सामने वाला आप पे भरोसा करेगा कि हाँ भी मुझे यहाँ से भी सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो संदेश में शुद्धता क्या करती है, विश्वास बढ़ा देती है। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्लैरिटी, स्पष्टता। अब देखिए आपको कोई भी मैसेज देना है उसे क्लियर लिखिए, बात को घुमाना फिराना नहीं है, बहुत सारी बातें कर रखी है, असली मैसेज जो उसमें देना है, जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो उसमें कहीं मिल ही नहीं रही है। तो आपको क्या करना है, डिमांड द यूज ऑफ सिंगल लाइन, इजी सेंटेंस होने चाहिए, बिल्कुल आप क्या कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में सारी चीजों को लिख दीजिए और ज्यादा उसको बात को घुमाइए फिराइए। कंसाइसनेस, ठीक है, कंसाइसनेस का मतलब है संक्षिप्तता, कम शब्दों में अपनी बात कहनी, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े लेख नहीं लिखने, कहना कुछ चाहते थे लेकिन उसके बारे में लिख इतना कुछ रखा है, सामने वाला पढ़ेगा भी उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कंसाइसनेस होना चाहिए, मतलब जो एप्रोप्रिएट मैसेज है उसको पहुंचाइए। तो यहाँ पर ये टाइम सेव करेगा, आपका टू द पॉइंट होना चाहिए अगर सेंटेंसेस है, तब वो इजीली पहुंच पाएगा। कई बार हम अपने कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं, कुछ तो अगर उनके बोलने की क्षमता या कुछ अपने अनुभव शेयर करते हैं वो तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मेन जो टॉपिक पढ़ाना था वो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन और चीजें जो हैं वो पूरी बताने में लगे हुए हैं। कई बार कुछ मतलब हमेशा तो नहीं, लेकिन ऐसे बच्चों से सुनने में आता है कि पूरा पीरियड चला गया लेकिन मेन हमने जो पढ़ने वाली बात है वो कुछ नहीं लिखी, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि चीजें जो हैं पहले से ही क्लियर और कंसाइज नहीं है कि क्या पढ़ना था। कंप्लीटनेस, ठीक है, कंप्लीटनेस मतलब आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो
कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट होगी तभी जो है सामने वाले का रिस्पॉन्स ठीक से आ पाएगा। अगर आप कम इंफॉर्मेशन या अधूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो जैसा रिएक्शन आप सामने वाले से चाहते हैं वैसा आप नहीं प्राप्त करेंगे। तो ये आपके 4 चीज हो गए। पांचवा है आपका कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन मतलब विचार। संदेश को बनाते समय अपने आप को रिसीवर के स्थान पर रख के जरूर देखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने हिसाब से बता दूं। अगर मुझे बच्चे का लेवल ही नहीं पता तो क्या फायदा। मुझे क्या करना है, अगर मैं छोटी कक्षाएं पढ़ाने जा रही हूँ तो मुझे बच्चे को समझना होगा कि अच्छा ये बच्चा किस चीज लेवल की बातों को समझ पाएगा। या अगर मैं बड़ी कक्षा पढ़ाने जा रही हूँ तो मुझे ये देखना होगा कि अच्छा मुझे इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करनी है, इसको कम से कम इतनी चीज समझ में आनी चाहिए। मैं अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखूंगी ये एग्जाम्पल मुझे समझ में आता है या नहीं। ठीक है, तो अगर आप सामने वाले की जगह पर अपने आप को रखकर देखेंगे तभी आप सही तरीके से संदेश को फ्रेम कर पाएंगे या कंटेंट को बना पाएंगे। ठीक है, अब छोटी कक्षा में जाकर मैं कोई ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ जो बच्चे के पल्ले ही नहीं पड़ेगा तो फिर क्या फायदा होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंसीडरेशन का मतलब है विचार करके अपने आप को सामने वाले की जगह पे रख के देखकर जो प्राप्त करता है उसके अनुसार आपको मैसेज को डिजाइन करना है। फिर देखेंगे कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब ठोसता। अस्पष्ट और सामान्य के बजाय निश्चित और विशिष्ट होना चाहिए। वही चीज आ रही है आपकी कि ऐसा है कि यहाँ पर जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो कॉन्क्रीट ठोस किसी आपके आधार पर होनी चाहिए, उसका कोई बेस होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आपको देनी है उसका तथ्य, उसके आंकड़े आपके पास सही सटीक होने चाहिए। फिर है लास्ट आपका कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब क्या है, साभार। इसका अर्थ केवल पाने वाले की ही नहीं बल्कि उसकी भावना की कदर करना भी। जो संदेश आप बना रहे हैं वो लैंग्वेज के आप प्रॉपर क्यों रखने की कोशिश करते हैं, सामने वाला पढ़ के उसे बुरा ना लगे। ठीक है, आपको क्या करना है, उसकी भावनाओं का ध्यान रखना है और उसके हिसाब से उस मैसेज को डिजाइन करना है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छे कम्युनिकेशन या संप्रेषण की ये सारे 7 C's अगर हम फॉलो करते हैं तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब क्लासरूम में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा, जब एक तो टीचर जो है बिल्कुल सही भाषा का प्रयोग करेंगे, उनकी वॉल्यूम पिच वगैरह सब सही होगी। एक जगह खड़े होकर नहीं पढ़ाना है, अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना है। जैसा कि हमने कहा नॉन वर्बल तरीके से यानी कि जस्चर पोस्चर से भी बहुत सारी चीजें कन्वे होती हैं। दूसरी चीज, आपको बच्चे के भी मेंटल लेवल का ध्यान रखना है, उसके पूर्व ज्ञान का ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही मैसेज को डिजाइन करना है और बच्चे का फीडबैक जरूर लेना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कम्युनिकेशन में ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि क्लासरूम में आपका जो कम्युनिकेशन है या जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो एकदम इफेक्टिव रहे, प्रभावशाली रहे। ठीक है, तो ये हमने 7 C's पढ़े, बैरियर्स पढ़े, तत्व हमने देखे। कुछ आपके मॉडल्स भी होते हैं कम्युनिकेशन के, पर क्योंकि हम यहाँ इस 15 डेज की सीरीज में आपके सिर्फ हम बेसिक्स ही कवर कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ कवर नहीं करेंगे। हालांकि अगर आप कहीं से पढ़ना चाहें, मैं पहले भी आपको रिसोर्स वगैरह बताती रहती हूँ, आप टॉपिक का नाम डालिए और उसके बाद आगे से ई ज्ञान कोश वगैरह डाल दीजिए तो आपको इग्नू वगैरह के मटेरियल यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ आपको जानकारी चाहिए हो और पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बट अगर आप पढ़ना चाहें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो इसको भी आप उस रिसोर्स से देख सकते हैं। अदरवाइज कम्युनिकेशन में हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें करी वो अपने आप में इनफ है। ठीक है, तो आई होप ये जो कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा जो यूनिट 2 है जिसमें आपका टीचिंग और कम्युनिकेशन था वो हमने कवर कर लिया है और अब हम आगे यूनिट 3 पे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। और अगर आप अभी तक भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप जुड़िए, आप रेगुलर हो जाइए थोड़ा सा टाइम निकाल कर, क्योंकि बहुत लंबी क्लास भी अभी नहीं हो रही है। मुझे लगा था ज्यादा लंबे वीडियोस बनेंगे लेकिन अभी तो नहीं बन रहे। तो आप थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर कोशिश कीजिए। देखिए एग्जाम पास है कि मैं आधा घंटा तो निकालूं और जगह वीडियो को देख लूं। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप अपना पेन पेपर लेके बैठेंगे, अपनी आदत बनाएंगे कि मैं ये 1 घंटा तो मैं बैठ के वीडियो देखूंगा ही देखूंगा, 1-2 टॉपिक भी आपके जब कवर होने लगेंगे ना आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ यहाँ से मेरा सिलेबस कवर होना शुरू हो गया। जब हम सिलेबस में टिक करते हैं ना तो हमें एक रिलीफ महसूस होने लगता है, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। पहली बार में याद करने की कोशिश मत कीजिए, एक बार उसको लेकिन पढ़िए जरूर, एक आदत बनाइए, कंसिस्टेंट रहिए। इसीलिए हम डेली बेसिस पर ये लेक्चर ला रहे हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे हमारे लिए भी लेक्चर्स लेकर आना विद अवर ऐप की क्लासेस और बहुत सारी चीजें और भी चल रही हैं, उनके साथ हमारे लिए भी टफ होता है, लेकिन ये प्रयास इसीलिए है ताकि आप कंसिस्टेंट हो जाए। हम जानते हैं आप सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं,
लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे रोज आपकी आदत पड़ेगी ना इसको करने की, आप यकीन मानिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मैं इस एग्जाम को भी प्रिपेयर कर सकता हूँ, क्रैक कर सकता हूँ। तो आई होप आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारी इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पेड कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, एक क्वेश्चन आया था पेड कोर्स के लिए कि उसमें कुछ अलग हो रहा है क्या। देखिए पेड कोर्स में ऑब्वियसली हम चीजें ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं, ज्यादा उनको अच्छे समझाकर बताते हैं, फिर संडे के अलग अलग मॉक टेस्ट होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, नोट्स उनको प्रोवाइड होते हैं और उनको फिर बाद में फाइनल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। हालांकि मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज एमसीक्यू आप लोगों के लिए भी अवेलेबल है, आप चाहें तो हमारी ऐप से अलग से भी उनको परचेज कर सकते हैं, काफी कम प्राइस भी है, ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए पूरा कोर्स लेना पड़े। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, डेमो लेक्चर्स भी वहां पर पड़े हुए, अगर आप चाहें तो पेड कोर्स ले सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ हमारी अचीवर्स ऐप डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।